बेटा जी गुड मॉर्निंग और एक बार प्यारा सा गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। तो राजा बेटा जी, आज जैसे कि हमारी बात चल रही थी कि हम आज पढ़ने वाले कंसाइनमेंट, राइट। तो मैं आज अगर आपके बीच में कोई दिमाग में कोई क्वेरी होती है तो वो भी लूंगा, राइट। बट एट द सेम टाइम वी विल बी गोइंग हेड एंड डीलिंग विद द कंसाइनमेंट फर्स्ट। तो कंसाइनमेंट मीन्स व्हाट, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए आपकी क्वेरीज के पास ध्यान नहीं दूंगा। अच्छा, आपने तो यार पहले एक प्यारी सी स्माइल दे दो झंपुड़े मेरे बच्चों, राइट। एक प्यारी सी झंपुड़ी सी स्माइल दे दो। जो पेनड्राइव के स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं आज का जो हमारा सेशन है वो किस पर है। कल हम सभी बच्चों ने डिसाइड किया है कि भाई साहब इतना किया है सब कुछ, कल इतना हमने डिसाइड किया कि इतने चैप्टर्स हो गए तो भागा भागी में कोई सेंस नहीं है, तो क्यों नहीं पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो राजा बेटा जी थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करने के बारे में अभी हम सोच रहे हैं। तो आज हम कंसाइनमेंट रिवाइज करेंगे। और कौन सा चैप्टर रिवाइज करने वाले बेटा? कंसाइनमेंट और एक टॉपिक है जो हम रिवाइज करने वाले आज, शायद एनपीओ। सो एनी विच वेज अभी हम कंसाइनमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। तो टू कंसाइन मीन्स टू सेंड, कंसाइन मीन्स टू सेंड, इट इज नॉट सेल, इट इज सेंड। और ये कौन सेंड करता है? तो एक कंसाइनर कंसाइनी को गुड सेंड करता है, कंसाइनर कंसाइनी को गुड सेंड करता है। अब कंसाइनी कौन होता है? तो कंसाइनी होता है एजेंट, और कंसाइनर कौन होता है? ओनर या प्रिंसिपल। एग्रीड। सो ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स। रिमेंबर, जब कंसाइनर गुड्स भेजता है तो वो पहले एक चीज भेजता है, उसको हम बोलते हैं प्रोफोर्मा इनवॉइस, प्रोफोर्मा इनवॉइस, जिसके अंदर माल क्या क्वांटिटी का भेजा है, कितने रुपए से भेजा है, ये सारी डिटेल्स होता है। और जब कंसाइनी माल बेच देता है तब उसके बाद में कंसाइनी क्या भेजता है? अकाउंट सेल्स भेजता है। ये एक डिटेल होती है कि जिसके अंदर कितना माल बेचा, कितने में बेचा और कितने पैसे आए, उन सभी चीजों के बारे में विवरण होता है। तो राजा बेटा जी अकाउंट सेल्स के साथ ये बचा हुआ बैलेंस मनी भी सेंड कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि कंसाइनर जब कंसाइनी को माल भेजता है तो अब उस केस में वो कुछ पैसे मंगा लेता है। विशाल को बैन करो रे, विशाल को बैन करो। कंसाइनर कंसाइनी को जब माल भेजता है तो कुछ एडवांस मंगा लेता है। एडवांस इज कलेक्टेड फ्रॉम कंसाइनी, एडवांस इज कलेक्टेड फ्रॉम कंसाइनी जनरली इन फॉर्म ऑफ व्हाट, कैन आई नॉट से बिल्स और कैश वगैरह वगैरह। तो अभी ये सब चीजें स्टोरी में समझ लो कि हम जब अपना इतना कीमती माल कंसाइनी के पास भेजेंगे तो कंसाइनी को हम बोलते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा पैसा भी भेज दो, तो वो एडवांस के रूप में कई बार पैसा भी भेज देता है। ध्यान रहे, प्रोफोर्मा इनवॉइस में गुड्स दो तरीके से भेजे सकते हैं, एक एट कॉस्ट और एक एट लोडेड प्राइस, जिसको हम बोलते हैं आईपी। वन इज एट आईपी। अब लॉजिक बेटा जी एकदम सिंपल है। तब हम कैसे वर्कआउट करते हैं तो जरा ध्यान से सुनिए। मैं अभी आपको बता रहा हूं कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनता है। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर वी क्रिएट कंसाइनमेंट अकाउंट, द बुक्स ऑफ कंसाइनर वी क्रिएट कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में जब माल भेजा जाता है तब हम लिखते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक, जो भी कोई एक्सपेंसेस किए कंसाइनर द्वारा। ये किसके एक्सपेंसेस है? कंसाइनर जब एक्सपेंसेस करता है तो टू कैश ऑब्लिक बैंक कर हम उसके एक्सपेंसेस को लिखते हैं। और एक्सपेंसेस क्या क्या लिख सकते हैं? तो बेटा जी हम लोडिंग लिख सकते हैं, लोडिंग, फिर उसके बाद में इंश्योरेंस लिख सकते हैं, राइट। वी कैन ऑल्सो राइट डाउन ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो कंसाइनी एक्सपेंसेस करता है वो हम इधर लिख देते हैं टू कंसाइनी। और कंसाइनी के एक्सपेंसेस में क्या क्या हो सकता है वो हम यहां पर सारी चीजें लिखते हैं। तो उसके अंदर बेटा जी हम कह सकते हैं अनलोडिंग, गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट। आई कैन ऑल्सो से दैट यहां पर एक और आइटम आ सकता है जिसका नाम है गोडाउन रेंट के बाद में क्या बोलेंगे उसको? कमीशन, कमीशन, यस और नो, कमीशन वाला आइटम भी आ सकता है। और साथ ही साथ राजा बेटा जी जब कभी भी कंसाइनी माल को बेच देता है तब हम एंट्री करते हैं बाय कंसाइनी, हमें कंसाइनी से पैसा आना है, बाय कंसाइनी अकाउंट गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, और वो हम यहां पर लिख देंगे एग्रीड, जो भी कोई सेल वैल्यू होगी वो। और यहां पर हम लिखेंगे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट।
और इसके साथ ही बेटा जी हमारा इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट। बेटा जी अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे, एकदम नॉर्मल वाली बुद्धि भी लगाएंगे, तो भी आपको समझ में आएगा। बेटा फाइनल अकाउंट में जैसे हम क्या करते थे कि एक ट्रेडिंग अकाउंट होता था जिसके अंदर डेबिट में गुड्स होते थे, उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस होते थे, क्रेडिट साइड में इनकम होती थी, उसके रिलेटेड सारी इनकम हम लिखते थे और उसके बेसिस पर हमें निकल जाता था राजा बेटा जी प्रॉफिट। यस और नो? यस। तो तुम बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा, रिकरिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, सही बात चल रही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलने का तात्पर्य क्या बेटा जी, कंसाइनमेंट अकाउंट भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके अंदर डेबिट साइड में सारी कॉस्ट आ जाती है, क्रेडिट साइड में क्या आ जाती है राजा बेटा जी, सारी इनकम आ जाती है। अब इसके अंदर से मैं हाईलाइट करके बताता हूं कि ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर AS2 इसका वैल्यूएशन होता है, राइट? सो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इज इंपॉर्टेंट। फिर कमीशन वाला पार्ट भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंसाइनमेंट अकाउंट तो अभी आपको आना ही चाहिए। एग्रीड? अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो स्पेशल पॉइंट्स में है बेटा जी, पहला वाला स्पेशल पॉइंट है राजा बेटा जी, लॉस बाय फायर या गुड्स इन ट्रांजिट, कोई भी चीज। चलो लॉस बाय फायर की बात करते हैं। तो लॉस बाय फायर की जब बात कर रहे हैं तो बेटा जी एक चीज को समझ में आना कि लॉस बाय फायर विल ऑलवेज बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट। आई रिपीट, लॉस बाय फायर विल ऑलवेज बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसमें नो रिलेशन विथ इंश्योरेंस क्लेम। तो बेटा जी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कंसाइनमेंट क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? कंसाइनमेंट यह बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई जी कंसाइनमेंट की वजह से कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, बराबर है ना? कंसाइनमेंट क्या बताएगा? हाउ मच प्रॉफिट और लॉस आई हैव अर्न्ड बिकॉज ऑफ द कंसाइनमेंट। यस सर, ये बात तो भेजे में बैठी। तो इसका मतलब क्या है जरा देखो, सपोज कंसाइनमेंट में माल भेजा हमने 100 रुपीज का माल भेजा। अब ये कंसाइनमेंट अकाउंट बन रहा है। सपोज लॉस बाय फायर हुआ और तुम्हें क्लेम मिला 20 रुपए का, राइट? तुम्हें क्लेम मिला 20 रुपए का। सो राजा बेटा जी अब मैं आपसे पूछता हूं कि राजा बेटा जी कितने का लॉस हुआ? तो तुम बताओगे लॉस हो गया 80, और 80 का जब लॉस हो गया तो पापा थप्पड़ मारेंगे, बोले मैं तो पहले ही बोल रहा था कंसाइनमेंट में मत जा, देखो गया ना लॉस। तब आपको पापा को बताना पड़ेगा, पापा आप प्लीज बात को गलत समझ रहे हो, यहां पर ये लॉस कंसाइनमेंट की वजह से नहीं हुआ है, ये लॉस बाय फायर हुआ है। तो ध्यान रहे पापा कि मैं इस लॉस को पूरी तरीके से निकालूंगा। तो जब आप इंश्योरेंस क्लेम लिखते हो और यहां पर लिखते हो P&L अकाउंट, तो यहां पर लिखते हो 20 और 80, एक्चुअली आप कर क्या रहे हो ये फील करो, तो आप पूरे लॉस को बाहर निकाल रहे हो कंसाइनमेंट में से। यहां पर गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट मतलब ये एक्सपेंस माना गया था, अब जब ये लॉस हो गया तो इसको यहां से बाहर निकालना पड़ता है। तो बेटा जी क्लेम कितना मिला उसका कोई लेना देना नहीं, क्लेम तो ये लिखने का तरीका है कि भाई क्लेम 20 का आ गया, बचा हुआ 80 का लॉस, बट निकल रहे हमेशा 100 ही बाहर। तो हम 100 का माल पूरा का पूरा बाहर निकालेंगे। तो राजा बेटा जी आशा करता हूं कि आपको समझ में आई बात कि राजा बेटा जी यहां पर जब कभी भी लॉस बाय फायर रहेगा तो अब आपको बात ध्यान में रखनी, किसी भी प्रकार का लॉस हो आप हमेशा कॉस्ट से उसको बाहर निकालेंगे। अब कॉस्ट का ब्रेकअप देना है तो मुझे कोई एतराज नहीं कि उसमें से कितना क्लेम मिल रहा है और कितना क्लेम नहीं मिल रहा है। तो कैन आई नॉट से आई कैन राइट डाउन बाय लॉस बाय फायर, राइट, विच विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, और बाय इंश्योरेंस क्लेम, जितने का इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। एग्रीड? ये दोनों फिगर यहां पर लिखकर आप टोटलिटी में देखेंगे तो आप कॉस्ट को लिख रहे हो। तो स्पेशल आइटम नंबर 1 बेटा जी कभी भी ध्यान में रखना, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम, ये कोई भी चीज है उसको कंसाइनमेंट से बाहर निकालो, और निकालने का तरीका है कि क्रेडिट कर दो। ऑलराइट सर जी, हम समझ गए। दूसरा वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है लोडिंग। तो बेटा जी लोडिंग, ये कॉन्सेप्ट पता नहीं बच्चों को क्यों टेंशन जाती है, एकदम इजी वाला कॉन्सेप्ट है लोडिंग। लोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले ट्रांजैक्शन किसके किसके बीच में? ट्रांजैक्शन है कंसाइनर के बीच में और ट्रांजैक्शन है कंसाइनी के बीच में। मतलब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में। कंसाइनी और आउटसाइडर में लोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोडिंग इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को एक थप्पड़ लगा दूंगा जय हिंद शिंदे और बैन कर दूंगा, खाली पुकड़ बड़बड़ मत कर, स्टॉक रिजर्व रह गया सर। गधेड़ा समझ में आता है क्या तुझे? अब मुझे बताओ जय हिंद शिंदे बराबर बात कर रहा है क्या? मैं जब रिवाइजन करा रहा हूं तो ये सही है क्या? इसका उचित है क्या बिहेवियर? ये What kind of students you are, यार? What kind of students you are? Shame on you, यार. Shame on you, Jain Shinde. A big shame on you. Yes, चनप्रीत सिंह, जब हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में आएंगे तब हम बात करेंगे। सो आई होप यू पीपल अलाउ मी टू टीच, एंड अगर तुमको आता ही है तो फिर मैं रुक जाता हूं, फिर आप कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। जब आ ही रहा है आपको तो फिर आप कर लो, अदरवाइज मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं, फिर क्वेरी पूछो तो मुझे बता देना।
तो बेटा जी अब कॉन्सेप्ट है लोडिंग का। सो बेटा जी मैं आपको ये बता रहा क्या है, पूरा रिदम ब्रेक हो जाता है यार। मैं इधर से उधर तुम्हारी क्वेरी देखने के लिए मुंह करता हूं और तुम कुछ तो उधर से फचके हुए रहते हो, कोई रिलेशन नहीं रहती चीजों का। अच्छा मैं अभी आपको बता रहा हूं लोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। सो कंजाइनर और कंजाइनी के बीच में ट्रांजैक्शन होती है और वो भी इन रिलेशन टू द गुड्स होती है, वो भी इन रिलेशन टू गुड्स होती है। सो राजा बेटा जी लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ डज दैट हैपन। सो जरा एक बार फील करना। तो बेटा क्या होता है कि इधर ये कंजाइनमेंट अकाउंट बना है, अब हम सामने वाले आदमी को माल भेजते हैं 120 रुपीज पर, टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट 120 रुपीज पर, बट बेटा जी उसकी कॉस्ट 100 ही है, कि कॉस्ट 100 ही है, बट हमने कितने में भेज दिया बेटा जी उसको 120 पर भेजा। अब बेटा जी 120 पर भेजा, सो बेटा जी अगर वो सेल होगा तो कितने में सेल होगा, तो मैं इधर लिखूंगा बाय कंजाइनी अकाउंट, आई विल से दैट 120 पर उसने बेचा। कॉमन सेंस की बात है 120 पर ही बेचेगा क्योंकि वही उसकी सेलिंग प्राइस है। लोडेड प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। आई एम श्योर यू मस्ट बी ऑल अवेयर अबाउट दिस। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कंसाइनमेंट अकाउंट कुछ प्रॉफिट या लॉस दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा, क्योंकि कंसाइनमेंट तो बोलेगा माल आया 120 में, गया भी 120 में, क्योंकि आईपी का मतलब सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस पर माल आया और सेलिंग प्राइस पर ही बिक गया। सो बेटा जी नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो ऐसे सिनारियो में तो हम बोलेंगे फिर कंसाइनमेंट का कुछ फायदा ही नहीं हुआ, अकाउंट में का फायदा क्या हुआ, हमें अगर प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा। तो हम क्या करते हैं उस केस में, लोडिंग को रिवर्स कर देते। लोडिंग कैसे रिवर्स होती है? बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20। आप इसके लिए कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर सकते कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हो सर, ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये लॉजिक लगे नहीं सकता। ये एक सिस्टम है। सिस्टम को समझने के लिए प्लीज फोकस हियर कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 120 का आया था, अब हम उसका लोडिंग क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। और वो कितने का लोडिंग रिवर्स कर रहे हैं? 20 का। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा जी माल आया 120 का, लोडिंग रिवर्स हुई 20 की और माल बिक गया 120 में। अब प्रॉफिट कितने का दिख रहा है? 20 का प्रॉफिट दिख रहा है। यस और नो? जरा एक बार थोड़ा सा और आगे चलते। सपोज माल रिटर्न किया गया, तो मैं अभी पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट बना के बताता हूं। कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने बनाया और राजा बेटा जी मैंने इधर लिखा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, राइट, लेट्स राइट डाउन 12,000, कॉस्ट है 10,000। तो बेटा जी लोडिंग रिवर्स होगी बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कैन आई नॉट से 2,000। हमने लोडिंग रिवर्स कर दी, ये यहां पर बोला लोडिंग इज रिवर्स्ड, लोडिंग रिवर्स। ये एक सिस्टम है, राइट। तो ये कब करना है? जब माल कंजाइनर ने कंजाइनी को भेजा है या कंजाइनी ने माल कंजाइनर को वापस रिटर्न कर दिया। रिटर्न भी तो हो सकता है ना। सो रिटर्न के एंट्री में क्या लिखूंगा? बाय गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, कैन आई नॉट राइट डाउन 12,000 एंड और हियर आई विल राइट डाउन टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, आई विल राइट डाउन लोडिंग इज रिवर्स्ड। बेटा जी एक चीज ध्यान में रहे, ट्रांजैक्शन कंजाइनर और कंजाइनी के बीच की हो, माल आना जाना हो रहा है और लोडेड प्राइस पर हो रहा है, आईपी पर हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? लोडिंग रिवर्स कर देंगे। तो बेटा जी अब मैं कोशिश करता हूं यहां पर कि माल जो रिटर्न किया हमने वो रिटर्न किया 2,400 का। एग्रीड? अब बेटा जी 2,000 डिवाइड बाय 12,000 अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर आता है 16.66%। तो बेटा जी 2,400 इंटू 16.66% अगर मैं करूं तो मेरा आंसर आ जाता है बेटा जी 400। सो बेटा जी मैंने लोडिंग रिवर्स कर दी 400, राइट। 2,400 इंटू 2,000 डिवाइड बाय 12,000, यही तो किया ना बेटा जी, मैंने लोडिंग रिवर्स कर दी। बेटा प्लीज समझने की कोशिश करो, ट्रांजैक्शन किसके बीच में? कंजाइनर और कंजाइनी के बीच की ट्रांजैक्शन है और उसके अंदर माल भेजा गया है। सो आप क्या कर देंगे? लोडिंग को रिवर्स कर देंगे। एग्रीड? अब मैं आपको पूछता हूं बेटा जी, राइट, ये आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। दिस इज केस स्टडी 1। केस स्टडी 1 में मैंने आपको समझाया कि लोडिंग कैसे रिवर्स की जाती है। एग्रीड? नाउ आई एम डीलिंग विद द केस स्टडी 2। तो बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट देखते हैं वापस, राइट। सो बेटा जी यहां पर मैं लिखूंगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, राजा बेटा जी आई विल राइट डाउन 12,000 और मैं इसकी लोडिंग रिवर्स करूंगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आई विल राइट डाउन 2,000, आई विल राइट डाउन लोडिंग रिवर्स्ड, लोडिंग रिवर्स्ड। Now I'll write down here by goods sent on consignment, राइट। अगर रिटर्न हुआ तो और उसका लोडिंग रिवर्स हो जाता है। बट ऐसा फर्ज करिए कि कंजाइनी के पास माल आया और पूरा का पूरा माल जल गया, उड़ गया, दिख रहा है माल उड़ गया। तो अगर माल जल गया तो बेटा जी अगर आप यहां पर लिखोगे बाय गुड्स सेंट ऑन, सॉरी, बाय लॉस बाय फायर 12,000 लॉस बाय फायर लिखा बेटा मैंने।
जैसे ही लॉस बाय फायर लिखा, राजा बेटा जी अगर आप कंसाइनमेंट अकाउंट को देखने की कोशिश कर रहे हो तो यहां पर दिखेगा प्रॉफिट, तो यहां पर दिखेगा प्रॉफिट, यस और नो। और बेटा जैसे ही आपको दिखा यहां पर प्रॉफिट, तो राजा बेटा जी आपके मम्मी पापा आपको इतना मारेंगे कि बस पूछो मत, कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो कि सर जी लॉस बाय फायर के वजह से मुझे हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं हो सकता बेटा। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि लॉस बाय फायर हो या गुड्स इन ट्रांजिट हो, हमेशा ये माल किस पर लिखेंगे आप, एट कॉस्ट। तो देखो अभी लॉस बाय फायर बेटा जी मैं इधर लिखूंगा 10,000, दिस इज द लॉस बाय फायर, दिस इज द लॉस बाय फायर, यस और नो। सो लॉस बाय फायर विल बी ऑलवेज शोन एट कॉस्ट। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आप हमेशा जब भी करेंगे तो एट कॉस्ट ही करना है। स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट में बता दूंगा, लॉस बाय फायर विल ऑलवेज बी एट कॉस्ट। नाउ ये बच्चे ने एकदम वाहियात सी क्वेरी पूछ ली, सर 400 कैसा है, मतलब प्रणाली पढ़ाई बिल्कुल की नहीं है, छोटू घर में पढ़ाई बिल्कुल की नहीं है, जीरो पढ़ाई है, मैं तुमको क्लियरली बोल दूं कि बहुत वाहियात सी चीज पूछी। ये देख बेटा 400 कैसा है, और मुझे ऐसे पता चलने भी लग जाता है। ये ऐसा सिखाया था मैंने आपको कि बेटा जी आईपी है 12,000, ओके, तो उसका लोडिंग कितना है 2,000 है। अब माल रिवर्स हो रहा है 2,400, तो उसका लोडिंग कितना है x। ये चीज तुम मुझे पूछ रहे हो कि सर कैसे आया 400, सो 2,400 इंटू 2,000 डिवाइड बाय 12,000, राइट। और मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि तुमको आता है कि नहीं आता, तो देख ले 2,400 इंटू 2,000 डिवाइड बाय 12,000 एंड द आंसर इज 400 राजा बेटा जी, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग रिटन हियर, राइट। एंड शेम ऑन यू बेटा जी, पढ़ाई नहीं करके आए हो आप। तो बेटा जी जो भी एबनॉर्मल लॉस है वो एट कॉस्ट आप दिखाएंगे, राइट। सो बेटा जी अब हमने इधर जो रिवीजन कर रहे हैं उसके अंदर हम लिख दे कि जो कोई भी एबनॉर्मल लॉस रहेगा वो एट कॉस्ट रहेगा, इवन इफ द गुड्स आर सेंट एट आईपी। वैसे ही बेटा अगर माल कई बार इन ट्रांजिट रह जाए, आई रिपीट, अगर माल कई बार इन ट्रांजिट रह जाए, सो हम क्या करते बेटा जी, इधर बाय स्टॉक इन ट्रांजिट लिख देते, बाय स्टॉक इन ट्रांजिट लिख देते। ये बात का भी आप ध्यान रहे, बाय स्टॉक इन ट्रांजिट, एग्रीड। अब बेटा जी इन दोनों स्टॉक के बारे में मुझे आपसे और विस्तार से बात करनी है, तो जरा ध्यान से देखो बेटा जी। जब एक कंजाइनर माल भेजता है कंजाइनी को एट लोडेड प्राइस, लेट्स टेक एन एग्जांपल 120 में भेजा, कंजाइनी को 120 में माल भेजा, एग्रीड, जिसकी कॉस्ट थी 100। सो बेटा जी हमारा इस तरीके से दिखा कंसाइनमेंट अकाउंट, इसके अंदर हमने दिखा दिया 120, तो इधर हम लिखेंगे 120 और इधर आ जाएगा 20, यस और नो। ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है और ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लोडिंग इज रिवर्स। अब कंसाइनी बोलता है माल बिक्यो नहीं, माल बिका ही नहीं, तो कंसाइनी हमें माल कितने का दिखाएगा राजा बेटा जी, कंसाइनी हमें माल दिखाएगा 120 का ही माल है, ऐसा बचा हुआ ऐसा बताएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे स्टॉक 120, क्योंकि जब कंसाइनी डिटेल्स भेजेगा तो कंसाइनी उसमें, कंसाइनी को तो कॉस्ट पता ही नहीं ना, तो कंसाइनी बोलेगा कि हमारे पास स्टॉक है 120 का। जब स्टॉक 120 का है तो राजा बेटा जी अब यहां पर भी आपका दिखने लग गया प्रॉफिट, बट बेटा जी पापा वापस मारेंगे, बहुत मारेंगे, घुमा घुमा के मारेंगे, शक्तिमान जैसे मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि राजा बेटा जी आपसे गलती हो रही है। आप खुद बताइए, मुझे माल 1 पैसे का नहीं बिका और आप बिना माल बेचे प्रॉफिट हो गया बोल रहे, अरे ये अकाउंटिंग थोड़े ना मेरे राजा बेटा जी। तो इस केस में हमें एक चीज करनी पड़ती है और उसका नाम है टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व, और हम लिख देंगे टू स्टॉक रिजर्व 20। अगर हम रिवीजन के एंगल से देखें तो बेटा जी लॉस कोई भी प्रकार का हो ये एट कॉस्ट आएगा, बट स्टॉक किस पर आएगा, ये आईपी पर आएगा। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी किस पर आएगा, आईपी पर। और स्टॉक से रिलेटेड चीजों को हम रिवर्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज स्टॉक रिजर्व, और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के जो माल है उसको रिवर्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ओनली। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार, ग्रेड। सो राजा बेटा जी ये वाली बात हुई। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्ड में एक प्रोसीजर बताता हूं कि होता क्या है। जनरली कई बार क्या होता है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल्स दी जाती है, फाइनल अकाउंट में जैसे दी जाती है वैसे, कि कोई एक आदमी बिजनेसमैन है पुणे का और वो बिजनेस कर रहा है पुणे में बहुत सारा माल वो बाय कर रहा है। सो जब बहुत सारा माल वो बाय कर रहा है सो वो यहां पर लिखता है परचेसेस, बहुत शान से लिखता है परचेसेस। मान लेते हैं 10,000 यूनिट उसने बाय किए एट द रेट ऑफ ₹10, सो आई कैन से 1 लाख रुपीज बाय किए।
एग्रीड। अब यहां से ये आदमी माल भेजता है कंसाइनमेंट को, सारा माल नहीं भेजता है, तो बेटा जी ध्यान रहे यहां से माल जाएगा बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना बेटा जी। माल 10,000 का यूनिट है एट द रेट ऑफ ₹10, बट हम सारा माल भेजते नहीं है कंसाइनमेंट पर, तो हमने कितना माल भेजा बेटा जी? लेट्स टेक एन एग्जांपल, 6,000 के यूनिट भेजे एट द रेट ऑफ ₹10, 60,000, सॉरी 6 लाख आएगा ना, 1000 आएगा, ठीक है। और ये यहां से चला जाएगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में, और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में हम क्या लिख देंगे? तो ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब इसके अंदर माल आ गया 60,000 का। अब राजा बेटा जी अगर एट कॉस्ट निकला तो कोई बात नहीं बेटा जी, हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बट इधर मैं नेक्स्ट अकाउंट बनाता हूं कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में बेटा जी हम कैसे पुटअप करेंगे? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ऐसा हो सकता है ना कि हमने माल 72,000 का भेजा आईपी पर, सो कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 72,000, और उसी के साथ लोडिंग रिवर्स होती है, तो हम क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट अकाउंट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में कितना आएगा बेटा जी? 12,000, और ये यहां पर हम लोडिंग रिवर्स करते हैं बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 12,000। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है बेटा जी। जो ये मैं करना सिखा रहा था, ये एक्चुअली इसके धागे दोरे जुड़े हुए ट्रेडिंग अकाउंट से। ये क्यों सिखाया मैंने आपको वापस से दोबारा रिवीजन बैच में भी, कि बेटा जी हो सकता है कि फाइनल अकाउंट और कंसाइनमेंट का क्वेश्चन कंबाइन कर पूछ ले एग्जामिनर, तो आप रट्टा अगर नहीं मारेंगे, अगर आप लॉजिक से जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। सो पहला वाला देख लो, परचेस किया 1 लाख का माल, 10,000 यूनिट, राइट, और फिर उसमें से माल भेज दिया, तो कंसाइनमेंट को जो माल भेजा वो हमेशा ट्रेडिंग में से निकलेगा एट कॉस्ट। मैंने आपको ये बात फाइनल अकाउंट में भी बताई थी कि ट्रेडिंग अकाउंट में सेल के अलावा माल के साथ कुछ भी हुआ, राइट, सेल और सेल रिटर्न के अलावा माल के साथ कुछ भी हुआ, तो वो एट कॉस्ट ही बाहर निकलेगा। तो वो एट कॉस्ट बाहर निकला, और फिर कंसाइनमेंट अकाउंट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में जाके बैठ गया, और वो एट कॉस्ट आया। फिर यहां से निकलते वक्त हमने कंसाइनमेंट को माल भेजा एट लोडेड प्राइस, तो यहां से निकलते वक्त वो लोडेड प्राइस पर गया। लेट्स अज्यूम दैट 20% लोडेड प्राइस पर भेजा, तो कैन आई नॉट से 60,000 और कंसाइनमेंट का 72,000 है। विशाल को बैन करो प्लीज, विशाल को बैन करो। तो 60,000 का 72,000 हो गया। सो कैन आई नॉट से कि यहां पर 12,000 का जो है वो हमने क्या कर दिया बेटा जी? वी हैव ट्रांसफर्ड इट टू द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड दैट इज कॉल्ड एज लोडिंग इज रिवर्स्ड। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि रिवीजन के वक्त जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर क्वेरी पूछो। अगर मैं लास्ट में कवर नहीं कराता हूं तो फिर मुझे बताओ। आप मुझे प्लीज ज्ञान मत बांटो कि मुझे क्या पढ़ाना है, और अगर ऐसा है तो मैं रिवीजन सेशन लेना मेरे ऊपर बंधन नहीं है, मैं नहीं लूंगा। मेरे को ऐसा बोलने के लिए मजबूर मत करो यार। मतलब मैं अब पढ़ा रहा हूँ, चाहे कोई इंटेंसिटी से पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज डोंट डू इट लाइक। मतलब ये सही नहीं है यार। कितनी बार बोल चुका हूँ मैं यार, मतलब बार बार वही चीज है। और मैं किसी की क्वेरीज इग्नोर नहीं करना चाहता हूँ। तुमको जोक्स करना है, मस्ती करना है, तुम करो, बट इट शुड बी रिलेवेंट टू इट। जबरदस्ती कोई भी चीज पूछ रहे हो तो क्यों कर रहे हो यार? तो राजा बेटा जी अभी तक हमने क्या क्या चीजें हम कर लिए देखो। तो राजा बेटा जी कंसाइन होता है, कंसाइन ही होता है, और फिर कंसाइनमेंट अकाउंट हमने देखा। अब मैं आपको इसके अंदर जो स्पेशल पॉइंट्स है वो समझाने की कोशिश करता हूं। पहला वाला स्पेशल पॉइंट है स्टॉक। लोडिंग का तो अभी आप समझ ही गए हो। अभी हम पहला जो पॉइंट है वो किसका है? स्टॉक का है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बेटा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो हम इधर ऐसे लिखते हैं यूनिट और अमाउंट लिखते हैं, यूनिट और अमाउंट। तो पहला वाला आता है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यूनिट में भी लिखते हैं और अमाउंट में भी लिखते हैं। फिर एड कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, एड कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, एड कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। तो बेटा जी ये आया यूनिट और अमाउंट। दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ए, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ए। तो पॉइंट ए में क्या होता है बेटा जी? हम गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लेते हैं और कंसाइनर के जो जो एक्सपेंसेस हुए वो लेते हैं। एग्रीड। फिर बेटा माल रास्ते से जब जाता है तो उसके अंदर कुछ लॉस हो सकता है, राइट। अच्छा इधर और एक बात बतानी थी, कंसाइनर एक्सपेंस से कभी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, इसलिए यूनिट में नील लिखा मैंने, क्वांटिटी कभी नहीं बढ़ेगी। तो बेटा ध्यान रखना कि पॉइंट ए आया। अब उसके बाद में आता है बेटा जी नॉर्मल लॉस। तो हम यहां पर लिखेंगे लेस नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस ये सिर्फ क्वांटिटी से लेस होता है, उसका अमाउंट पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है, राइट। तो इधर हम नील लिखेंगे। और एबनॉर्मल लॉस ये जो होता है, ये एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी और अमाउंट, यूनिट और अमाउंट दोनों तरफ से लेस होता है। बेटा जी एक चीज समझने की कोशिश करना, ये निकालते कैसे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर निकालते, इसके साथ पॉइंट ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है, राइट।
अब मैं आपको बता दूं नॉर्मल लॉस क्या होता है। नॉर्मल लॉस राजा बेटा जी जो होना ही है, धंधा करना है तो लॉस होना ही है, उसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं कि बेटा जी लॉस बाय इवेपोरेशन, अब लॉस बाय इवेपोरेशन तो होना ही होना है, राइट। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं कि बेटा जी सब्जियां ली है और वो सब्जियां खराब हो रही है, तो सब्जियां खराब होनी है। सो नॉर्मल लॉस ये होता है कि जो अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, आप उसको रोक ही नहीं सकते। एबनॉर्मल लॉस मतलब लॉस बाय फायर, इसको रोका जा सकता था, राइट। एबनॉर्मल लॉस एक ऐसी चीज है कि राजा बेटा जी वो बिजनेस से ताल्लुकात लॉस नहीं है। नॉर्मल लॉस ऐसा है कि जो बिजनेस अगर करना है तो वो लॉस होने ही वाला है, उसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं। तो बेटा जी जैसे दर्जी के पास आप कपड़े सिलवाने जाते हो तो कुछ कपड़ा तो वेस्ट होगा ही होगा। अब एक हमें अजम्पशन ध्यान में रखना है कि बेटा जी दो प्रकार की वस्तुएं होती है जिसके अंदर कंसाइनमेंट डील करता है। एक होता है पेरिशेबल गुड्स और एक होता है नॉन पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो होता है जो खराब हो जाता है। यदि एग्जामिनर कुछ नहीं बोले तो बेटा जी पेरिशेबल गुड्स को आप नॉर्मल लॉस मानेंगे। अगर एग्जामिनर कुछ नहीं बोले तो आप इसको नॉर्मल लॉस मानेंगे, और जो एबनॉर्मल लॉस है उसको आप क्या मानेंगे, नॉन पेरिशेबल, मतलब टीवी, राइट, रेफ्रिजरेटर, राइट, इन सभी के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो एबनॉर्मल लॉस। किसी बच्चे ने पूछा कि सर नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है। नॉर्मल लॉस की बेटा जी कोई एंट्री नहीं होती है। आई रिपीट, अनअवॉइडेबल लॉस इज नॉर्मल लॉस, बिल्कुल सही, और इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है। आई रिपीट, तो बेटा फॉर एग्जांपल नॉर्मल लॉस, एक दर्जी कपड़ा खरीद के लेके आया, राइट, वो कितने का कपड़ा खरीद के लेके आया बेटा जी, लेट्स टेक एन एग्जांपल 10,000। अब वो उससे स्टिचिंग कर रहा है, प्लीज विजुअलाइज करो जैसा मैं बोल रहा हूं। सो अगर मान लो उस कपड़े को आग लग गई तो वो एबनॉर्मल लॉस है, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि वो व्यापार के लिए यूज हो ही नहीं पाया, वो लॉस बाय फायर है, उसको वहां से निकालना पड़ेगा, राइट। दर्जी को विजुअलाइज किया, वर यू एबल टू विजुअलाइज अ टेलर, राइट, अ टेलर गेटिंग अ क्लॉथ वर्थ ₹10,000 and it getting destroyed by fire, it is an abnormal loss and we'll have to record it, we'll have to make an entry, abnormal loss account debit, that is loss by fire account debit to trading account, thumbs up. But if the tailor is started stitching, the tailor started stitching the cloth and while stitching it, can you see it, he's cutting it, right, he's cutting it, और जब वो कट कर रहा है तो वो जो बचा हुआ कपड़ा है वो लॉस है। अब ये लॉस नॉर्मल लॉस है क्योंकि धंधा करना है तो ये लॉस तो होगा ही होगा। अब बेटा जी ये जो नॉर्मल लॉस है, आप पूछेंगे इसकी एंट्री क्या करना है, भाई साहब हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। कैसे एंट्री करोगे भाई, कपड़ा जब खरीदा था पूरा का पूरा तो 10,000 की एंट्री कर दी थी आपने, यू ऑलरेडी मेड द एंट्री ऑफ 10,000, सो नाउ देयर you have already included the normal loss का portion in 10,000 only, you cannot account for it again, so normal loss is not accounted for, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। abnormal loss is the loss which is not associated with the business and hence you'll have to remove the abnormal loss and hence my dear friend abnormal loss की एंट्री होती है। आशा करता हूं कि आप तक ये बात पहुंची है। let's go on, so boys and girls ये यहां तक आ जाता है पॉइंट बी, right, but I would like to repeat it again that this normal loss and abnormal loss is in transit, yes, तो मतलब माल रास्ते से जा रहा था तब ये लॉस हुआ। फिर कंजाइनी को माल मिलता है और कंजाइनी को जब माल मिलता है तब वो क्या करता है बेटा जी, इन गुड्स का पोजीशन लेता है। तो हम क्या करते हैं बेटा जी, एड कंजाइनीज एक्सपेंसेस, कंजाइनीज एक्सपेंसेस इज व्हाट वी टेक। बेटा जी कंजाइनीज एक्सपेंसेस जब हम लेंगे, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड ओनली टेक द एक्सपेंसेस up to the go down of consignee, you cannot take anything over and above it. So for example, go down rent, advertisement expenses, consignees expenses, they will not take it in the consignees expenses. consignees expenses हमें कौन से लेने हैं, only up to the go down। इसको मॉड्यूल कई बार ऐसा बोलते हैं कि you should only take non recurring expenses, आप बाकी के एक्सपेंसेस नहीं लेंगे। तो बेटा जी प्लीज समझने की कोशिश करो, दिस इज एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के अंदर हम सिर्फ गोडाउन तक माल पहुंचाने तक का जो खर्चा है सिर्फ वहां तक का खर्चा लेंगे, उसके आगे का कोई भी खर्चा नहीं लेंगे। कंजाइनर के ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंसेस लिए जाते हैं, कंजाइनी के सारे एक्सपेंसेस जाते हैं, ओनली अप टू द गोडाउन लिया जाता है, राइट। तो इसके बाद में आ जाता है पॉइंट नंबर सी। क्या है पॉइंट सी, अब माल कंजाइनी के गोडाउन में पड़ा हुआ है और कंजाइनी के गोडाउन में भी बेटा जी दो प्रकार के लॉस हो सकते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। ध्यान रहे आप लॉस का फिगर कहां कैलकुलेट करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट बी पर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस तब कैलकुलेट होगा जब आप कहां पर हो बेटा जी, पॉइंट बी पर कब कैलकुलेट होगा, आई एम सो सॉरी, जब इन ट्रांजिट है। बट बेटा जी पॉइंट डी पर कैलकुलेट करेंगे जब लॉस इन गोडाउन है। तो ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैन आई नॉट राइट डाउन लेस normal loss, अब again normal loss will only be subtracted from the quantity, not in the amount, and less abnormal loss
आई विल बी सब्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द क्वांटिटी एज वेल एज अमाउंट एंड बॉयज एंड गर्ल्स वी गेट दिस एज पॉइंट नंबर डी। ये हमारा क्या बन जाता है? पॉइंट नंबर डी। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। यहां पर हमें मिल जाता है कि बेटा जी इतना माल बिका है। अब जो माल बिक गया उसको तो निकाल देंगे, और जो बचा हुआ है वो यहां पर लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर हम निकाल देंगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ध्यान रहे, व्हेन गुड्स आर सेंट एट आईपी और एट कॉस्ट, इन बोथ द सिनारियोज यहां पर अमाउंट में हमेशा क्या रहेगा? कॉस्ट ही रहेगा। स्टॉक रिजर्व ऐड करने की प्रक्रिया लास्ट में हम करते हैं, वो कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको वापस से बता दूं एकदम इजीली कि बेटा जी ये जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किया जाता है ये हमेशा हम एट कॉस्ट करेंगे। राइट, आई रिपीट, ये वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो करेंगे दैट विल ऑलवेज बी डन एट दी कॉस्ट। स्टॉक रिजर्व की एंट्री बेटा जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट में हम उसमें लोडिंग जोड़कर उसकी वैल्यू एट आईपी निकाल सकते हैं। लोडिंग जोड़कर वैल्यू एट आईपी निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हो। तो अब इसके बाद में मुझे आपसे और एक चर्चा करनी है बेटा जी। अब हमें एंट्रीज देखनी है, एंट्रीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा एंट्रीज के लिए हम क्या करेंगे? विल अगेन गो बैक टू आवर थ्योरी ओनली एंड वी विल बी डूइंग एंट्रीज फ्रॉम देयर इन। तो हियर वी गो। मैं अभी इसके आगे जाऊं उसके पहले मुझे अगर कोई बच्चे बता दे कि कितने बच्चे पढ़कर आए घर पर, मुझे बस उतना बता दीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड, प्लीज लेट मी नो। आप पढ़कर आए हो कितने बच्चे? और सभी लोग रिप्लाई करेंगे। तो पहला वाला बेटा जी, जो बच्चा पढ़ के आया तो अच्छा है। अकाउंट्स बोले तो एंट्रीज, बिल्कुल सही। कैन यू प्लीज सी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, द एंट्रीज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एक्सपेंसेस इनकर्ड, राजा बेटा जी एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। एग्रीड। देन नेक्स्ट, फॉर एडवांस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक बिल्स रिसीवेबल टू कंसाइनी, अगर पैसा मिला तो expenses incurred by consignee. So can I not say consignment to consignee account? Consignment to consignee account. For commission due to consignee, the entry is consignment account debit to consignee account. For goods sold by consignee for cash credit, the entry is consignee account debit to consignment account. Consignee to consignment account. For stock left with the consignee, the entry is stock with consignee to consignment account. For bad debts बेटा जी अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं, ये पेंडिंग है. और goods sent on consignment, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट कहां पे क्लोज होता है? तो इट गोज टू जनरल पी एंड अकाउंट जीपीएल, कंसाइनमेंट टू जीपीएल. एंड राजा बेटा जी अगर मान लेते हैं कि आपको गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्लोज करना है तो आप उसको क्लोज कर सकते हो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड परचेसेस. ये हमने फाइनल अकाउंट में भी पढ़ा था, आशा करता हूं कि आपको ये चीज याद रहेगी. तो हम एंट्री कर सकते हैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट. एग्रीड. राजा बेटा जी अब एलिमिनेट द लोडिंग. तो जो एंट्री हुई है वो रिवर्स कर दो. ध्यान रहे शर्तें बस इतनी, दो केसेस में लोडिंग रिवर्स होगी. एक ट्रांजैक्शन कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में, और दूसरा कि बेटा जी स्टॉक रिजर्व की एंट्री करने की है. तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे क्रेडिट में आएगा तो उसका स्टॉक रिजर्व डेबिट में आएगा. सिमिलरली गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अगर डेबिट में आया तो उसका लोडिंग रिवर्स क्रेडिट साइड में होगा. और अगर मान लो रिटर्न हुआ है माल तो वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो उसका लोडिंग डेबिट साइड में आएगा. ऐसे मैंने बताया. राइट बेटा जी. सो इसी के साथ बेटा जी हमने प्रोफॉर्मा भी कर दिया. अब इसके अंदर जो पेंडिंग है वो पेंडिंग क्या है मैं आपको बता दूं. सो द पेंडिंग आइटम इज कमीशन. द पेंडिंग आइटम इज कमीशन, बट आई विल टीच यू कमीशन लिटिल लेटर ऑन वंस आई एम डन विद दिस. तो अब मैं आपको एक बात बता दूं बेटा जी, जो बच्चा पढ़ नहीं रहा है ना और जो बच्चा पढ़ रहा है, तो तुम भी अगर कल को भगवान बन जाओगे, भगवान के लेवल पर आ जाओगे, और तुम सब में मुझे भगवान दिखता है, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और जिस व्यक्ति को भगवान नहीं दिखता है सभी लोगों में, उस आदमी का आगे बढ़ना मुश्किल है. तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको भगवान के स्वरूप देखता हूं, क्योंकि हर एक प्राणी मात्र में, हर एक व्यक्ति में भगवान है, भगवान का वास है. राइट, ये तय है बात. हर एक के अंदर वो इष्ट देवता है मतलब है, मुझे तो दिखता है. अब मैं आपको बोल रहा हूं, अब तुम भगवान हो मेरे लिए, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हे भगवान, तुम्हारे सामने 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं. उन 5 बच्चों में से 2 बच्चों ने बहुत ज्यादा तैयारी की है, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की, और उन 3 बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं की. आप खुद भगवान हो, मेरी बात छोड़ दो. राइट, आप भगवान हो. आप मुझे बताइए कि क्या आप
उन 5 बच्चों को पास करेंगे या 2 बच्चों को पास करेंगे या जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उनको फेल कर 3 बच्चों को पास कराएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे सिस्टम बताइए कि क्या सिस्टम होगा, राइट? तो बेटा जी मुझे बता दीजिए इसका सिस्टम आप क्या करेंगे। आप खुद भगवान है और आपको यह मानना पड़ेगा और अपने हलक से, अपने जबान से इसका आंसर देना होगा कि आप क्या करोगे अगर आप देवता हो। बाकी इमोशंस मुझे देना ही मत कि ये वो। सो बेटा जी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5 में से 2 बच्चों ने पढ़ाई की है, 3 बच्चों ने नहीं की है, तो आप किनको पास कराओगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो जब आप भगवान होकर यह डिसाइड करते हो कि हम उन 2 बच्चों को पास कराएंगे, सो बेटा जी आप कॉमन सेंस लगा दो। आप भी थोड़ा सा कॉमन सेंस तो प्रज्वलित कर ही दो मेरे राजा बेटा जी। क्या आपको नहीं लगता कि जब भगवान ऐसा सोच सकते हैं तो आपके दिमाग में क्यों नहीं चीज जा रही कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको पास नहीं कराएंगे भगवान? ये सृष्टि, ये संसार आपको पास नहीं करेगा। आपको पास होना है बेटा जी और अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो देन यू हैव टू डू इट वेल। अब बेटा जी ये अभी का ताजा ताजा पेपर है। दिस पेपर वाज आस्क्ड इन जुलाई 2021 एग्जाम के। तो बेटा जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो देखते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं। मैक्स केमिकल वर्क्स कंसाइंड 700 boxes of medicines to Raja Medical Stores at an invoice price of 1,68,000, which was 20% above the actual cost price. तो बेटा जी मैंने आपको यहां पर समझाया जिसका परसेंटेज दिया उसको मानो 100। तो बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं कि जिसका परसेंटेज दिया उसको मानो 100। तो किसको मानेंगे 100? कॉस्ट को मानेंगे 100। सो बेटा जी मेरी पहली इक्वेशन होती है सी। बेटा सुनो, ये क्वेश्चन आप और मैं मिलकर करेंगे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। C प्लस पी इज इक्वल टू वॉट? IP। सो बेटा जी मैं कॉस्ट पकड़ूंगा 100, P पकड़ूंगा 20 और IP हो जाएगी 120। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई। तो बेटा जी प्लीज समझने की कोशिश करो। कॉस्ट है 100, P है 20 और ये IP। सो बेटा जी मुझे ये बताया गया कि 1,68,000 का माल भेजा गया। सो अगर मुझे इसके IP निकालनी, एक प्रॉफिट निकालना है, तो 1,68,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120। तो बेटा जी कैन आई नॉट से 28,000 मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपको कॉस्ट चाहिए सो 1,68,000 में से कॉस्ट निकल जाएगी, 1,40,000 आ जाएगा। यदि आपको कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ ली, राइट? तो मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, राइट? तो मुझे एक बात बताइए, तो ये सही है क्या? अब आगे बढ़ते। 14,000 इंश्योरेंस एंड फ्रेट हुआ तो इसकी एंट्री होगी। अकाउंट्स बोले तो एंट्रीज आने को ना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक। इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट 50 बॉक्सेस वर लॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टर पेड 22,000 फॉर द लॉस। आपको यूनिट अमाउंट कर पॉइंट बी पर इसका कैलकुलेशन होएगा और लॉस और इंश्योरेंस क्लेम जितना आया ग्रॉस अमाउंट क्रेडिट होगी। यह बात मैंने आपसे बताई थी। कंसाइनी टुक द डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग बॉक्सेस एंड इनकर्ड 9,750 फॉर कैरेज। इसकी भी एंट्री आने को ना आपको। इसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। The consignee sold 500 boxes for 1,60,000 and incurred 6,000 for selling expenses. The consignee is entitled to commission of 6% on gross sale. Show consignment account. So boys and girls and boys, मैं इसकी फोटो निकाल लेता हूं, राइट? अच्छा, इसने हर्षिता ने भेज दी है मुझे फोटो, तो मैं इस फोटो को ओपन कर इसके बेसिस पर आंसर निकाल रहा हूं अभी। एग्रीड? अच्छा, हर्षिता ने फोटो भेज दी है। मैं एक काम करता हूं, इधर से ही देखकर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? सो बेटा जी अब अपने को क्या क्या बनाने के लिए बोला? शो कंसाइनमेंट अकाउंट, नॉट अ बिग डील। सो बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज लेट्स डू इट इन द बुक्स ऑफ, क्या है? मैक्स केमिकल वर्क्स। इन द बुक्स ऑफ मैक्स केमिकल वर्क्स। And I will create something called as consignment account. Okay people? और कंसाइनमेंट अकाउंट में आप अपी भी कर सकते हो बेटा जी। प्लीज जो जो बच्चा पढ़ाई करके आया उनको इजी जाएगा, करो। तो पहली वाली चीज, 2 goods sent on consignment, right? So I will write down 1,68,000 at IP और इसकी लोडिंग रिवर्स करेंगे। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट
I'll write down 28,000 in the bracket. I'll write down loading reversed. ओके, ये हो जाने के बाद उन्होंने ये कहा कि यहां पर कुछ खर्चा भी हुआ है, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट एंड हियर आई विल राइट डाउन फ्रेट एंड एक्सेट्रा एंड फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो इसका अमाउंट बोल रखा है बेटा जी मुझे 14,000, मैं बिना किसी हिचक के 14,000 कर देता हूं। 14,000 हो गया। फिर उसके बाद में 50 boxes were lost and the transporter paid 22,000 for the loss. We'll see it later on. The consignee took the delivery of the remaining boxes and incurred 9,750 for carriage. So can I not say to consignee account, consignee का नाम दिया है कि राजा मेडिकल स्टोर्स, राजा मेडिकल स्टोर्स, पिल्ल्या पिल्ल्या बहुत बेकार आदमी है यार। टू राजा मेडिकल स्टोर्स, राजा मेडिकल स्टोर्स बेटा जी हम कितना कहेंगे? 9750। तो हम क्या कहेंगे इसको? ही सेज कैरेज, तो आई विल राइट डाउन 9750। और उसी के साथ साथ नीचे है कि उसने सेलिंग एक्सपेंसेस भी किए, सेलिंग एक्सपेंसेस भी किए। सेलिंग एक्सपेंसेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज 6,000 और इधर कमीशन भी आ जाएगा, कमीशन के बारे में भी लिखते हैं। तो इट इज 6% ऑन द ग्रॉस सेल्स। तो कैन आई नॉट से 1,60,000 इंटू 6%? तो 1,60,000 इंटू 6% हो जाएगा 9,600। सिमिलरली हम यहां पर लिख देंगे बाय कंसाइनी अकाउंट, बाय कंसाइनी अकाउंट अंडरलाइन कर कर लिखेंगे सेल्स, और सेल्स का फिगर दे रखा है मुझे 1,60,000। अब इसके अंदर 4 आइटम और पेंडिंग है। पहला वाला आएगा बाय लॉस इन ट्रांजिट, यह अमाउंट निकालना है। बाय इंश्योरेंस क्लेम, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, और इधर आ जाएगा टू स्टॉक रिजर्व, और जो कुछ भी प्रॉफिट और लॉस रहेगा वो वाला फिगर आ जाएगा। तो बेटा जी आशा करता हूं कि आपको ये वाली बात याद होगी। लॉस इन ट्रांजिट लिखना है, इंश्योरेंस क्लेम लिखना है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिखना है, और स्टॉक रिजर्व को क्या कर देना है? रिवर्स। सो बेटा जी कैन आई नॉट से आई हैव गॉट यूनिट एंड अमाउंट। मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि ये एट कॉस्ट वर्किंग करना होता है। तो बेटा जी मैंने लिख देना है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, पैसा बोल रहे 700, और ये आ जाएगा 1,40,000। एग्रीड। अब इसके अंदर ऐड करेंगे एक्सपेंसेस, कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस है वो ऐड करेंगे। मेरे हिसाब से ये 14,000 है, तो मैंने 14,000 इसमें जोड़ दिए। फिर ये आता है 700, और फिर आता है बेटा जी 1,40,000 प्लस 14,000, इट विल टर्न आउट टू 1,54,000। राजा बेटा जी फिर उसके आगे अगर हम देखेंगे सो लेस लॉस इन ट्रांजिट। बेटा जी कितने यूनिट लॉस इन ट्रांजिट है जरा एक बार ध्यान से तो पढ़ लीजिए। लॉस इन ट्रांजिट के बारे में बताया 50 बॉक्सेस, सो आई विल राइट डाउन 50 और इधर आ जाएगा x। तो बेटा जी 50 बॉक्सेस मतलब इनटू 50 डिवाइड बाय 700, सो माय आंसर टर्न्स आउट टू 11,000। बेटा जी इसको माइनस करना होगा तो ये आएगा 650। ध्यान रहे मैं कॉस्ट पर वर्किंग कर रहा हूं लॉस का, और मैंने आपको बताया था कि लॉस कॉस्ट पर ही वर्किंग होता है। 11,000, सो मेरा आंसर आ जाता है 1,43,000। फिर हमारे कंसाइनी बंधु आए और कंसाइनी जी ने कहा कि मेरे को भी कुछ खर्चा करना है। हमने कहा करो बिंदास, कंसाइनीज एक्सपेंसेस, और उसमें हम लेंगे सिर्फ कैरेज। सेलिंग एक्सपेंसेस आर नॉट टेकन, carriage will be taken 9750. I have taken 9750. Boys and girls, then it is 650. और अभी 1,43,000, 9750 plus 1,43,000, 1,52,750.
एग्रीड। ये आया। अब इसके बाद में राजा बेटा जी उनका ये भी बोलना पड़ रहा है कि 500 बॉक्सेस आर सोल्ड, सो बेटा जी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक निकालना है, क्योंकि पॉइंट डी पर कुछ नहीं है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक निकालना है। सो बेटा जी 650 में से 500 boxes are sold, so 150 must be remaining. So 150 and into x अगर हम करें, so into 150 divide by 650 it will be 35,250. बरोबर है क्या? So I'll do it again. 35,250, 150 into 150 to 750 divide by 650. The answer is 35,250. So can I not say राजा बेटा जी लॉस इन ट्रांजिट 11,000 है, बट हमें क्लेम कितना मिला है? क्लेम 22,000 मिल गया बेटा जी। वाओ, हमें 22,000 का क्लेम मिला है, बट 11,000 का नुकसान है। आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो रही, इस केस में प्रॉफिट है। आई रिपीट, इस केस में आपका क्या है? प्रॉफिट है। आई रिपीट, इस केस में आपका क्या है? प्रॉफिट है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप यहां पर राजा बेटा जी लिख दीजिए लॉस इन ट्रांजिट 11,000। एग्रीड, 11,000 का आप लॉस लिख दीजिए। तो हमने इसको बाहर निकाल दिया। इंश्योरेंस क्लेम आप चाहे तो यहां पर लिखो ही मत, बट आपका नेट इफेक्ट आना चाहिए राजा बेटा जी। कितने रुपए का नेट इफेक्ट आएगा? आपका नेट इफेक्ट आना चाहिए ओनली ऑफ ₹11,000 ओनली। तो अगर आप चाहो तो देखो, दो तरीके मैं आपको बता देता हूं। एक, लॉस इन ट्रांजिट, you can write down 11,000. This is one. Don't write anything about the insurance claim. Or you can write down insurance claim 22,000 and profit on loss in transit. कितना आ जाएगा? 11,000। क्योंकि बेटा जी इसमें लॉस हुआ ही नहीं, आपको प्रॉफिट हुआ है। कितना लिख देंगे? 11,000। एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए दिमाग लगाया, बट मैंने आपको क्या सिखाया था, उस चीज के लॉजिक को ध्यान रखोगे तो मिस्टेक हो ही नहीं सकती। आपको करना क्या था कि नेट इफेक्ट ये 11,000 को बाहर निकालना है। तो आप क्रेडिट में 22,000 लिख दीजिए, डेबिट में 11,000 लिख दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। या आप क्रेडिट में 11,000 लिख दीजिए, मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं है। प्लीज मुझे एक बार बताइएगा कि क्या ये बात समझ में आई क्या? आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज मुझे बताइए कि क्या आपको ये चीज समझ में आई क्या? हाँ, ये बिल्कुल बात सही बोला अक्षित ने कि ये बहुत रेयर है कि आपको क्लेम ज्यादा मिले लॉस से। ये बहुत रेयर है, ऐसा होता नहीं है बेटा जी। बट अगर आप कॉन्सेप्ट से जाओगे कि कंसाइनमेंट में हमें करना क्या है, लॉस को निकाल के बाहर फेंकना है, सो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप लिख दीजिए लॉस इन ट्रांजिट 11,000, और इंश्योरेंस क्लेम को लिख दीजिए इंश्योरेंस क्लेम 22,000 क्रेडिट में, और डेबिट साइड में लिख दो प्रॉफिट ऑन लॉस इन ट्रांजिट। कैन आई नॉट से बेटा जी इधर हम इंश्योरेंस क्लेम 22,000 लिखेंगे, और अब हम यहां पे बाय लॉस इन ट्रांजिट की जगह पे मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट इन ट्रांजिट। टू प्रॉफिट इन ट्रांजिट कितना फिगर लिख देंगे बेटा जी? 11,000 का फिगर ये इधर लिख देंगे। 22,000 क्रेडिट लिखकर 11,000 इधर लिख दिया। या दूसरा ऑप्शन ये था कि जितना 11,000 है उतना ही लिख दीजिए, बात समाप्त। ओके, अब स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना है बेटा जी? 35,250। सो कैन आई नॉट से वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 35,250 है। ओके, अब जरा देखो, मैं लोडिंग के बारे में बात बता रहा हूं। यूनिट 700 थे तो उसके ऊपर लोडिंग कितनी थी? यूनिट 700 थे तो उसके ऊपर लोडिंग कितनी थी राजा भाई? 1,68,000 माइनस 1,40,000। सो लोडिंग थी राजा बेटा जी 28,000। अब मेरे पास यूनिट 150 है तो उसकी लोडिंग कितनी होगी? तो सिंपल है, so into 150, 28,000 into 150 divided by 700. My option is 6,000. So can I not say add stock reserve? Add stock reserve. Add stock reserve 6,000 और बेटा जी 35,250 इसमें जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 41,250. 41,250 is the value of the stock at loaded price. So what am I going to do is now 41,250 इधर क्रेडिट में लिख दूंगा 41,250 और राजा बेटा जी हम यहां पर लिख देंगे स्टॉक रिजर्व 6,000.
एग्रीड। ये क्या किया बेटा जी, इसका स्टॉक रिजर्व का लोडिंग रिवर्स कर दिया। एग्रीड। और कोई आइटम पेंडिंग है क्या बेटा जी? कोई और आइटम पेंडिंग नहीं है, तो मैं अब आपसे पूछूंगा 28,000 प्लस 1,60,000 प्लस 22,000 प्लस 41,250 माइनस 1,68,000 माइनस 14,000 माइनस 9,750 माइनस 6,000 माइनस 9,600 माइनस 6,000 माइनस 11,000। सो आपका प्रॉफिट आया टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। To profit on consignment, I'll write down 26,900 and with this it tallies. 26,900 with this it tallies. अब प्रतिभा का क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को हम एट कॉस्ट सॉल्व कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो, यू हैव टू सॉल्व इट एट आईपी ओनली। उन्होंने दे रखा है कि बेटा जी ये लोडेड प्राइस है, राइट? लोडेड प्राइस पर माल भेजा गया, ये दे रखा है, तो हम एट कॉस्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वो तो गलत हो जाएगा बेटा जी। मैं अब आपको एक और चीज लेकर आना चाहता हूं आपके दिमाग के सामने कि बेटा जी आप बोलते हो ना कि सर मेरे को पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं, पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं। कंसाइनमेंट का एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व किया कमीशन छोड़कर, और इसको लगे मुझे 50 मिनट्स रिवाइज कराने के लिए, जबकि मैं आप सभी बच्चों को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे 50 मिनट लगे, राइट? सो राजा बेटा जी, तो करना आसान है बेटा जी, बस आप थोड़ा सा हौसला बनाए रखो, इजीली हो जाता है। मैं आपसे और एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कमीशन को छोड़कर और एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी को भी छोड़कर यदि आपको इसके अलावा कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लीजिए, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूं। सर मतलब यदि लॉस इन ट्रांजिट को क्रेडिट करते हैं तो हम इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिखते? छोटू साहब बिल्कुल सही जवाब। बोलने का तात्पर्य क्या कि आपको, आप लॉजिक समझो ना, आपको क्या करना है, उस लॉस को निकालकर बाहर फेंकना है, क्योंकि वो कंसाइनमेंट का नहीं है अभी। तो बेटा जी अब लॉस को बाहर करके फेंकना है तो एट कॉस्ट ही भेजना पड़ेगा, और एट कॉस्ट कितनी है उसकी? 11,000। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन थे और वो दोनों ही ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए। एक तो लॉस इन ट्रांजिट लिख दो 11,000, ये भी सही है, या आप इंश्योरेंस क्लेम लिखिए 22,000 और उसके बाद में प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ये सॉरी प्रॉफिट और लॉस इन ट्रांजिट ये लिख दीजिए 11,000, ये भी सही है, राइट? आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। नाउ आई एम आस्किंग यू अगेन कि इन केस यू हैव गॉट एनी क्वेरी अपार्ट फ्रॉम कमीशन, प्लीज लेट मी नो। सर अगर गुड्स आईपी पर भेजे हैं और स्टॉक इन ट्रांजिट है तो उसकी लोडिंग भी स्टॉक रिजर्व में ऐड करेंगे? इफ यस, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दो। हिमांशी बिल्कुल सेम है बेटा जी, यूनिट और अमाउंट कर आपको करना है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक निकालना है। अब वहां तक तो मुझे लगता है कि तुम स्टॉक इन ट्रांजिट का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है? अब जब वैल्यू ऑफ स्टॉक निकल गया तो उसके बाद में कितने यूनिट है उसका लोडिंग भी उसमें ऐड कर दो, और वो लोडिंग ऐड करने के बाद में आपको वो मिल जाएगा स्टॉक इन ट्रांजिट एट आईपी। स्टॉक इन ट्रांजिट एट आईपी मिल गया, उसका लोडिंग तो रिवर्स करना ही पड़ेगा और वो स्टॉक रिजर्व में लिख दो। बेटा अभी उसका एग्जाम्पल इसलिए नहीं बना पाऊंगा मैं क्योंकि सर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 35,250 लिखा तो चलता है क्या? मेरे हिसाब से वो आंसर रॉन्ग है। यश पाटिल फिर क्या कर रहे हो आप पता है क्या? आप लोडिंग को जब ले ही नहीं रहे हो तो आप क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ रहे हो ना। क्वेश्चन को पढ़ रहे हो क्या? तुम नहीं पढ़ रहे हो कि माल कैसे भेजा गया, एट कॉस्ट भेजा गया क्या एट आईपी? सो सामने वाला कंसाइनी हमको माल किस पर भेजेगा, एट कॉस्ट या एट लोडेड प्राइस? एट लोडेड प्राइस। तो लोडेड प्राइस तो 41,250 है ना मेरे भाई। प्रशांत अग्रवाल बोल रहा है सर डेबिट साइड 22,000 आना चाहिए ना और क्रेडिट साइड 11,000। प्रशांत अग्रवाल अगर एंट्री से तुम मुझे समझा दो तो मैं बता दो, वैसे मेरे पास लॉजिक है मेरे एंट्रीज का। तुम लॉजिक दो तुम्हारे एंट्रीज का कि तुम क्यों बोल रहे हो डेबिट साइड में 22,000 आना चाहिए। पहली बात तो 22,000 हमारा एक्सपेंस नहीं है तो कंसाइनमेंट के डेबिट में आ नहीं सकता। तो 22,000 रुपए ये हमें इनकम मिली है और इस 22,000 के ऊपर हमारा हुआ है प्रॉफिट 11,000 का। तो अगर तुम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बचपन में बनाए होंगे तो प्लांट एंड मशीनरी 1,000 रुपए का है और 1,200 रुपए में सेल हुआ है तो प्रॉफिट 200 का आता है, राइट? तो सेम है यहां पर, एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, एक्सपेंस है, उसका लॉस हुआ है तो क्लेम मिला है, इंश्योरेंस क्लेम, एग्रीड। और ये इधर उसका प्रॉफिट लिखा है। मैंने क्या चीज गलत लिखी है? मैंने सही लिखा है बेटा जी। तुम एंट्रीज के साथ नहीं जा रहे हो। और अगर एक और दिमाग भी लगाओगे, इधर इंश्योरेंस को डेबिट किया, इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट किया, तो मतलब ये पैसा रिसीवेबल है। तो इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट करेंगे तो पैसा रिसीवेबल है ना। तुम अगर इसको डेबिट कर दोगे कंसाइनमेंट के डेबिट में तो इंश्योरेंस क्लेम के क्रेडिट में चला जाएगा। तो गधेड़े बच्चे, तो ये अमाउंट तो पेएबल हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के। दिस इज रॉन्ग। सर अगर इन केस में लॉस 23,000 का होता
तो क्रेडिट साइड में इंश्योरेंस क्लेम 22,000 और लॉस इन ट्रांजिट 1,000 लिखते हैं ना, बिल्कुल सही जवाब। ये बच्चा क्या पूछ रहा है कि अभी मान लो लॉस इन ट्रांजिट ये 23,000 हो जाता और क्लेम 22,000 का ही मिला है, तो ये जो बच्चा बोल रहा है बिल्कुल सही है। बाय इंश्योरेंस क्लेम 22,000 लिखते हैं और बाय व्हाट आई कैन से लॉस इन ट्रांजिट 1,000 लिखते हैं। हर्ष मैंने बताया बेटा, अभी उसके बारे में ही बताया मैंने। माही गर्ग बोल रही सर मतलब इंश्योरेंस प्रॉफिट है जो कंसाइनमेंट के प्रॉफिट में ऐड होगा। यस यू कैन डू दैट, बट अगर लॉजिकली देखेगी तो बेटा जी हमने 11,000 को आउट किया, ये उसका लॉजिक है। अंशिका जैन, अगर मान लो कि गुड्स भेजे और उसमें से कुछ रिटर्न आ गया तो एग्जैक्टली उल्टा ट्रीटमेंट करना है रिटर्न आने का। जैसे माल भेजा तो डेबिट किया था और लोडिंग क्रेडिट की थी, अब माल रिटर्न आ गया तो बेटा जी माल को पहले क्रेडिट करेंगे कंसाइनमेंट की और उसकी लोडिंग को क्या कर देंगे रिवर्स डेबिट साइड में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। शुभम कुमार यू आर ऑल्सो राइट, बैंग ऑन टारगेट। देखो ये लॉजिक भी जो हमने किया है वो गलत नहीं है। अब इसके अंदर ये बच्चा जो बोल रहा है कि सर अगर हम यहां पर सिर्फ 11,000 लिख दे, राइट, सिर्फ हम लॉस को बाहर निकाल दे और उसके प्रॉफिट को लिखे ही नहीं, तो सर हमारा आंसर अलग आएगा। तो आपको एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा शुभम कुमार, एक बार कर देखो और मुझे बताओ आंसर सही आएगा कि गलत आएगा। Sir, expenses incurred by consignee is not specified. Then what do we assume, recurring or non-recurring at the time of valuation of stock? So beta ji, you have to write down an assumption and then you have to solve the question. क्योंकि वो ऐसे तो बता ही नहीं सकते। सर अपने बुक में गोडाउन का लॉस का क्वेश्चन नहीं दिया है, ये भी बहुत रेयर है। यस बेटा, बट आपको पता होना चाहिए कि लॉस इन गोडाउन भी हो सकता है। सर प्रॉफिट अपने गुड्स एट कॉस्ट पे लाने के लिए डेबिट में कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखा है, सर वो प्रॉफिट P&L में क्लोज हो जाएगा ना एट द एंड ऑफ द ईयर। सर प्रॉफिट अपने गुड्स, समझा नहीं बिहारी बाबू, आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा। सर कभी बैड डेट्स है और कोई कमीशन नहीं है। अरे यार तुमको बोला ना कमीशन के बारे में क्वेश्चन। सर टेस्ट में एक क्वेश्चन था कि इन्वेंट्रीज आउटफ्लो ट्रीटमेंट इज सेम फॉर सेल्स एंड कंसाइनमेंट। सर यहां मनी रिसीव क्यों नहीं आ सकता है? पता क्या पूछ रहे बच्चे, क्वेश्चन रिलेवेंट ही नहीं है। मुझे एक बात बता बेटा जी, सेल और कंसाइनमेंट में आउटफ्लो इज सेम, मतलब माल बाहर निकल रहा है ये ठीक है, बट बेटा जी कंसाइनमेंट ये लॉजिक अलग है क्योंकि उसके अंदर हम ओनर हम ही रहते हैं और सेल्स में हम ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। अब तुम मुझे यहां पर क्वेश्चन पूछ रहे कि सर मनी रिसीव क्यों नहीं आ सकता। अरे मनी रिसीव क्यों नहीं आ सकता, मैं क्या जबरदस्ती लिख दूंगा कि मैं अकाउंटेंट हूं? मुझे अगर सामने वाले व्यक्ति बोलेंगे कि इसके लिए पैसा मिला है तो लिखूंगा ना यार। क्या वाहियात क्वेरी पूछ रही है यार संस्कृति, इट इज वेरी बैड यार। सर बट इसमें लॉस इन ट्रांजिट लिखना सही नहीं है ना, क्योंकि सर हमको इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है। बेटा हमने इंश्योरेंस क्लेम ही लिखा है ना। यस यस शुभम कुमार योर आंसर इज राइट। 11,000 को ही हम बाहर निकाल रहे शुभम कुमार, हम 11,000 को ही बाहर निकाल रहे हैं। तो तू 22,000 क्रेडिट में लिखकर डेबिट में 11,000 लिख दे तो भी इफेक्ट 11,000 का ही जा रहा है, या तू सिर्फ 11,000 लिख दे इफेक्ट वही जा रहा है बेटा जी, प्रॉफिट वही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। टोटल अमाउंट डिफरेंट आएगी वो ठीक है बेटा नंदिनी, वो बात ठीक है, बट आंसर वही आएगा। अब मुझे आपको समझाना है कमीशन। तो बेटा जी कमीशन के बारे में आपको समझा दूं। कमीशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाला होता है ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है राजा बेटा जी, ये डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हो आप सेल्स पर, राइट। एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करते हो आप सेल्स पर, ओके। देन वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज डेल क्रेडरे कमीशन। बेटा जी डेल क्रेडरे कमीशन क्या होता है? दिस इज द कमीशन which is given to the consignee to bear the risk of bad debts.
तो आई रिपीट, डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन टू द कंजाइनी फॉर कवरिंग द रिस्क ऑफ बैड डेट्स, मतलब कंजाइनी को हम एक्स्ट्रा कमीशन देते। और तीसरा वाला होता है ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है, अब इन तीनों ही कमीशन को मैं एक एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, ऑर्डिनरी कमीशन का एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल, एक्स सेंट गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट ऑफ ₹1 lakh at ₹1,20,000। ठीक है, कंसाइनी सोल्ड 1/4 of goods for ₹1 lakh, consignee is entitled to 10% commission on sales at IP, फिर consignee is entitled to 5% del credere commission on sales, and consignee is entitled to overriding commission of 20% on sales in excess of IP, इन एक्सेस ऑफ आईपी। अब इसको मैं और कॉम्प्लिकेटेड कर सकता हूं, बट अभी के लिए मुझे इतना ही सफिशिएंट लगता है 20%। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या इसको सॉल्व कर दिखा सकते हो क्या? वैभव साहू, आप गलत पकड़ रहे हो बेटा। मैं जब रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूं तो पहले आपको एट कॉस्ट तक पढ़ाता हूं और फिर उसके बाद में आईपी का पढ़ाना चालू करता हूं। तो जब मैं आईपी पढ़ाना चालू करता हूं और उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों का प्रॉफिट एक ही चीज आती है, ये चीज मैंने समझाई। आपने बात पूरी सुनी नहीं चाहिए, तो आप लेक्चर ओपन कर वापस देखिए। ऐसा इम्पॉसिबल है जो आप बोल रहे हो। यू आर अननेसेसरली गेटिंग इनटू अ कंट्रोवर्सी बाय सेइंग दैट आई हैव टॉट दैट, इट इज नॉट सो। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज लेक्चर जाके देखिए वापस। के अंदर जो पढ़ाई गई चीज वो ऐसे कि शुरुआत में हम कॉस्ट में पढ़ रहे थे, उसके बाद में जब हम आईपी में पढ़ना चालू किया फिर हमने लोडिंग रिवर्स करना सिखाया। अब जब मैंने आपको लोडिंग रिवर्स करना सिखाया है वहां पर, तो बेटा कॉमन सेंस से मैंने बताया, और आप थोड़ा सा बाकी की चीजें बाढ़ में जाए, आनंद सर बाढ़ में गए, तो मुझे एक कॉमन सेंस लगाकर बता कि माल जब आईपी पर भेजा जाएगा, कॉस्ट पर भेजा नहीं जा रहा है, तो तुम उसको कॉस्ट से कैसे सॉल्व करोगे? कॉमन सेंस लगाकर बता। दिस इज रॉन्ग बेटा वैभव, मतलब क्लास में ध्यान रहता नहीं है तुम्हारा। तुम्हारे यहां पर एक रिवीजन का मीनिंग है ना, तुम्हारा अलग हो जाता है। तुम क्या करते हो पता है क्या, कि तुम्हारा ऐसा है कि सर क्वेश्चन नंबर 6 करा दो, मतलब ये करा दो सर, वो करा दो, और फिर बच्चे हैं वो सभी बोलने लग जाएंगे। सो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। आई एम हियर फॉर रिवीजन। जिन बच्चों ने पढ़ के आए हैं उनको रिवीजन से फायदा होगा। बाकी तुम ये बोल रहे हो कि ये क्वेश्चन करा दो, वो क्वेश्चन करा दो, ये नहीं पॉसिबल बेटा। फिर सभी लोग बोलेंगे ना। वीरेंद्र जाट बोल रहा है 22,000 है, देखते हैं कि किसका क्या सही आंसर आता है। विवेक निकुम, जरा क्वेश्चन तू भी पढ़ ले बेटा। विवेक निकुम, अगर हो सकता है तो क्वेश्चन पढ़ लो और तुम ही बताओ मुझे। मतलब इतना तो कर ले यार कि अकाउंट बनाना है कि उसमें जर्नल एंट्रीज करनी है, ये भी बताना पड़ेगा, तो एक और अटेम्प्ट ले ले बेटा। ये बच्चा बोल रहा है टोटल कमीशन 1700 आ रहा है। ओके,
बाकी के बच्चे नलायक को आंसर नहीं आ रहा है तुम्हारे अभी तक। तो शुभम सिंह बोल रहा है ऑर्डिनरी कमीशन 10,000 है, ओवर राइडिंग सॉरी डेल क्रेडिट 5,000 है एंड ओवर राइडिंग 14,000 है। मुझे लगता है कि शुभम भाई तुम्हारी यहां से कुछ गलती हो गई, ऐसा मुझे लगता है। शुभम भाई की गलती हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। क्या पता, देखते हैं, मेरे से गलती तो नहीं हो रही। ऑल राइट, तुम बता रहे हो, उसके बेसिस पर मैं आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तुम मुझे एक बात बताओ, सॉल्व कर क्यों नहीं भेज रहे हो? बाकी के बच्चे, मेरा तुमसे प्रश्न है, तुमने रिवाइज किया ना, सॉल्व कर क्यों नहीं भेज रहे हो तुम? और प्रश्न एकदम इजी है। तो चलो चेक करते हैं। पहले ऑर्डिनरी कमीशन निकालने के पहले मैं कुछ वर्किंग कर लेता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कॉस्ट है राजा बेटा जी 100 और या 1 लाख और इसका आईपी है 1,20,000। ठीक है, अब माल बेचा गया है 1/4, तो माल सॉरी बेचा नहीं गया, कंजाइनी सोल्ड 1/4 ऑफ द गुड्स। अरे देवा, मैंने गलत लिख दिया। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/4 लिखा है तो 1/4 लिखा है, क्या करेंगे, मेरे को 3/4 लिखना था। बट एनी विच वेज 1/4 ऑफ द गुड्स फॉर ₹1 लाख। अब ऑर्डिनरी कमीशन आपको सेल्स एंड आईपी निकालना है, तो बेटा जी इसका 1/4 निकालना है। सो कॉस्ट का 1/4 आएगा 25,000, तो उसकी आईपी कितनी आएगी 1,20,000 डिवाइड बाय 4। कैन आई नॉट से 30,000 आएगा। आईपी भाई साहब 30,000 आएगा। सो प्लीज फोकस करो, मैंने 10% कमीशन ऑन सेल्स एट आईपी बोला हुआ है। तुमने क्या किया कि बेटा जी कंजाइनी सोल्ड 1/4 ऑफ द गुड्स फॉर ₹1 लाख, तुमने तो बिंदास होकर कर दिया कि सेल्स पर निकाल दिया। गलत हो, गधेड़े हो, गधेड़े एक नंबर के। एक बच्चा सही है, ये है तरुण दास, उसने 3,000 बोला और ये आंसर बिल्कुल सही है। तो बेटा जी यहां पर कमीशन निकलेगा ऑर्डिनरी कमीशन, कैन आई नॉट से 30,000 का 10% and it will be 3,000. Now let's go on and it says that 5% del credit commission on sales बोला है। I haven't used the word as, I haven't used the word at IP, मैंने at sales बोला है। तो अब सेल्स कितना है 1 लाख। सो बेटा जी अब इधर आएगा 1 लाख इंटू 5% एंड इट विल बी इक्वल टू 5,000। ये बराबर है क्योंकि सेल्स है, ये सेल्स एट आईपी है। 30,000 इज सेल्स एट आईपी एंड 5,000 विल बी डेल क्रेडिट कमीशन। यस और नो? और ओवर राइडिंग कमीशन के लिए मैंने क्या बोला है, ऑफ 20% ऑन सेल्स इन एक्सेस ऑफ आईपी। तो बेटा जी हमारा सेल्स 1 लाख है बट उसकी आईपी 30,000 है, तो एक्सेस कितना हुआ? सो 1 लाख माइनस 30,000। सो कैन आई नॉट से 70,000 इंटू 20%? सरप्लस 70,000 ही हुआ ना। 1 लाख में से हम माइनस कर देंगे 30,000 विच इज एट आईपी। सो कैन आई नॉट से इंटू 20%? सो 70,000 इंटू 30% इट विल टर्न आउट टू 21,000। तो बॉयज एंड गर्ल्स अगर इसका आंसर निकालेंगे हम 21,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 एंड द आंसर इज 29,000। तो जिन जिन बच्चों ने आंसर 29,000 दिए वो सही है। शुरुआत में बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने आंसर 29,000 दिए। तो बट सृष्टि करतान आपका आंसर गलत है क्योंकि तुमने ऑर्डिनरी कमीशन 10,000 दिखाया, बकवास, ये आंसर गलत है। किसी का ये आंसर आएगा 3,000 5,000 एंड 21,000। रक्षित यार तू गड़बड़ कर गया। यार तुम 14,000 कैसे निकाल रहे हो, मुझे नहीं समझा। कभी का 14,000 कैसे क्या है, कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से। सर ओवर राइडिंग 14,000 है, चाहिए 14,000 ही तो है ना यार, 14,000 है, आई एम सो सॉरी। 70,000 इंटू 20% इज 14,000। यस यू आर राइट, इट इज 14,000। सो बहुत सारे बच्चों का फिर आंसर राइट है। तो 3,000 प्लस 5,000 प्लस 14,000 इज इक्वल टू हाउ मच 22,000। तो जिन जिन बच्चों ने आंसर 22,000 दिया है वो आंसर सही है। हो गई भाई गलती, हो गई। तो कितना 22,000, फिर ये बराबर है
क्या समझ में आएगा बेटा जी? 10% कमीशन ऑन सेल्स एट आईपी, आपने आईपी पर फोकस नहीं किया। तो बेटा जी सेल कितना हो, 1/4 माल सेल हुआ, सो कॉस्ट 1 लाख है और आईपी 1,20,000 है, तो उसकी आईपी कितनी आएगी बेटा जी? 30,000 आईपी आएगी। 30,000 के ऊपर हमने 10% दिया, या 3,000। फिर बेटा जी 5% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन सेल्स बोला है, शब्दों को पहचानो सर जी। तो 5% कमीशन, del creditor commission on sales, so 1 lakh into 5%, boys and girls, it will be how much? 5,000. And the last one is what? 70,000 into 20%, ये overriding commission निकालना है on 20% on sales in excess of IP. So बेटा जी अभी आपका sales कितना हुआ है राजा बेटा जी? 1 lakh minus क्या करेंगे? 30,000. So can I not say 14,000? So ये आंसर आ जाएगा 22,000, and with this is the right answer. सर आपकी और मैथ्स की दोस्ती अमर रहे। अरे भाई मत इतना बोले यार, ऐसा गलती हो गई यार, ऐसा क्या करता है यार। ठीक है, अब सुनते हैं मेरी बात। एक और प्रॉब्लम लिखते हैं। ए सोल्ड, ए सेंट गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट कॉस्टिंग रुपीज 1 lakh for rupees 1,20,000, right? Consignee sold 3/5 of goods for rupees 1 lakh, agreed? Consignee is entitled to 10% commission on sales and 1/4 of sales less commission exceeds सेल्स एट, क्या करूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करूं या इजी करूं? एक्सीड कमीशन सेल्स एक्सीड्स, सॉरी सेल्स लेस कमीशन एक्सीड्स सेल्स एट कॉस्ट। बस जानबूझकर अंडरलाइन कर रहा हूं, एट कॉस्ट बोला है मैंने, सिर्फ याद दिला दिया, राइट? तो मैंने क्या बोला, ये एक्स से सॉल्व होता है, तो इसको मैं ही सॉल्व कर देता हूं। तो बेटा जी ए सेंट गुड्स ऑन कंसाइनमेंट कितना है? कॉस्टिंग 1 lakh फॉर रुपीज 1,20,000, वेरी गुड। कॉस्ट 1 लाख की और 1,20,000 ये आईपी है, तो हम इधर लिख देते सी 1 लाख है और आईपी है उसकी 1,20,000। ठीक है, अब कंसाइनी सोल्ड 3/5 ऑफ द गुड्स फॉर 1 लाख, वो ठीक है। सो बेटा जी 1 लाख का 3/5 करेंगे, सो 1 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 3, सो इट विल कम आउट टू 60,000, और 60,000 के पैरेलल्स में 1,20,000 उसकी आईपी कितनी रहेगी, तो इंटू 1,20,000 डिवाइड बाय 60,000, सो आई एम गेटिंग बाबू 60,000 इंटू 1,20,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो आई एम गेटिंग एन आंसर 72,000 आएगा, ये आईपी आएगा। सो बेटा जी कैन आई नॉट से मेरा ऑर्डिनरी कमीशन कितना आएगा? तो ये देखो कमीशन इज इक्वल टू, प्लीज फोकस करना बेटा जी। अच्छा ठीक है, अपन पूरा डायरेक्टली लेट टोटल कमीशन बी एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, कैन आई नॉट से 10% ऑफ 1 लाख प्लस 1/4 ऑफ 10% ऑन सेल्स बोला और एट आईपी कोई शब्द यूज नहीं किया, सो कैन आई नॉट से 10% ऑफ 1 लाख ले लेंगे, राइट? एंड देन 1/4 ऑफ सेल्स, नाउ व्हाट इज द सेल्स माय डियर फ्रेंड? सेल्स इज 1 लाख लेस कमीशन एक्स exceeds sales at cost, तो you tell me how much should I subtract? I think it is very easy. तुम मुझे बताओ कि मुझे बताइए कि कितना सॉल्व करना पड़ेगा। यशिका लीव सीए, तुषार जिंदल लीव सीए, छोड़ दो सीए को, कॉम्प्लिकेटेड है ना, छोड़ दो, रोतले बच्चों को यहां पर कोई जगह नहीं है, लीव सीए। बुरा लगेगा और बुरा लगना चाहिए, यही मैं बता रहा हूं, क्योंकि आदमी समझा रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं है, तुम्हारा ध्यान है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे एक बात बताओ, इसमें से लेस कितना होगा? लेट मी सी,
कितना लेस करोगे आप? देखो 10% ऑफ 1 लाख लिया, ये तो बराबर है 60,000. योगेश, कुणाल, वेरी गुड. 60,000, 60,000, 60,000, वेरी गुड. और जो जो बच्चे कॉम्प्लिकेटेड बोल रहे थे, देख लो भाई, इतने बच्चों ने सही आंसर दिया. यहां से 72,000 लेस नहीं होगा. आई रिपीट, यहां से 72,000 लेस नहीं होगा, यहां से लेस होगा 60,000. क्योंकि हमने क्या लिखा बेटा जी? एक्सीड सेल्स एट कॉस्ट. बट लेट मी सी इफ यू कैन गिव मी द राइट आंसर. मुझे अगर बताओ, मैं अगर आईपी करता हूं तो क्या लेस होगा? अगर मैं बोल देता हूं एट कॉस्ट की जगह पे मैं आईपी कर देता हूं तो क्या होगा लेस? मुझे देखकर बताइए. और कॉम्प्लिकेटेड बोलने वाले बच्चों, देख लो कि तुमसे बच्चे आगे जा रहे हैं, तुम रोते बैठो, बट ये बच्चे कर रहे हो. और भाई से तुमको दाद है मेरी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो. सो 10% ऑफ 1 लाख विल बी इक्वल टू 10,000 प्लस 40,000 का डिवाइड बाय 4. So it will be 10,000 plus 10,000 minus x minus 0.25x. Can I not say 1.25x is equal to 20,000? Okay, and x is equal to beta ji 20,000 divided by 1.25 and it will be 6,000 would be my commission. और इतने सारे आंसर दे दिए. 72,000 बिल्कुल सही जवाब. अगर एड आईपी बोलते तो 72,000 एंड दैट्स परफेक्ट माय डियर फ्रेंड्स. और आपको मेरा सल्यूट है, राइट बेटा जी, मेरा भरोसा मानो. ये मैंने क्वेश्चन टफ लिया है. इट इज नॉट इजी क्वेश्चन, इट इज अ टफ क्वेश्चन एंड आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड इट सो फार. तो बेटा जी इसको कंप्लीट करिए पहले पूरा. 17,500 आ रही है कमीशन? नहीं बेटा, मेरी तो आ रही है 16,000. 16,000 ही आएगी ना. अरे यार, वापस कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अरे बच्चे वापस मेरी जान खाएंगे. अरे भाई साहब, गलती हो गई मेरे भाई, गलती हो गई. मैंने बोला कॉम्प्लिकेटेड करूं क्या, उसके लिए बोला कॉम्प्लिकेटेड. आई एम सो सॉरी. मैं हाथ जोड़ के माफी. यार तुम्हारे और मेरे बीच में गैप है. यशिका और वो कौन सा बच्चा है बेटा? वो यार कौन है वो बच्चा? यार मैं माफी मांग रहा हूँ यार बेटा, और मैं तहे दिल से माफी मांग रहा हूँ बेटा. तुमने अगर उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड बोला. कौन है वो बच्चा? और यशिका और कौन थी वो? ये बेटा सॉरी यार, सॉरी बाबू. यार जानबूझकर नहीं करता हूँ यार, इंसान हूँ, हो जाती कभी. बट क्या है कि मुझे तुषार जिंदल, सॉरी, आई एम सॉरी, हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ. गलती हो गई मेरे भाई, कॉम्प्लिकेटेड बनाया मैंने, सॉरी, माफ करना है ना. क्या है, मेरे पास आंसर लेट पहुंचता है ना, इसके लिए तकलीफ है. बट यार तेरा सर हूं यार, इतना तो माफ कर दे यार, ऐसा थोड़ी ना करता है यार कोई. $16,000 was and is and will. बहुत बढ़िया बेटा जी. तो राजा बेटा जी, कैन वी नाउ गो अहेड एंड डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस. तो देख लेते कि तुमको कंसाइनमेंट आता है कि नहीं आता है. तो अब बेटा जी हमारा दूसरा मकसद क्या है? तो मैं अब चलता हूं और आपको मॉड्यूल के थ्रू कुछ काम करा देता हूं. फाउंडेशन कोर्स. यशिका बट मैं तहे दिल से सॉरी है. जिंदल साहब, तहे दिल से सॉरी बोल रहा हूं यार, तहे दिल से सॉरी बोल रहा हूं. हो जाती है यार कभी कभी गलती. तो रसगुल्ले बच्चों, अब मुझे चलना है कंसाइनमेंट. कुछ क्वेश्चंस देता हूं, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो क्या जल्दी जल्दी से. रैंडमली क्वेश्चन उठाऊं कोई? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी. 1,000 टॉयज, 1,000 टॉयज consigned by Rosie and Company of Calcutta to Shahu of Srinagar at cost of 150 each. Rosie and Company paid freight 10,000 and insurance 1,500. अब मैं आपसे पूछूंगा इसको कौन से इस पर सॉल्व करोगे? आप कॉस्ट पर सॉल्व करोगे क्योंकि आईपी दिया ही नहीं है. During the voyage, 100 toys were totally damaged by fire and had to be thrown overboard. उनको फेंकना पड़ा.
Sahu took delivery of the remaining toys and paid 14,400 as customs duty. Sahu sent bank draft to Roy and Company for 50,000 as advance payment and later sent an account sales showing that 800 toys had been sold at 220 each. Expenses incurred by Sahu on godown rent and advertisement etc. amounted to rupees 2,000. Sahu was entitled to commission of 5%. One of the creditor customer could not pay for 5 toys. बेटा जी हाँ, if डेल क्रेडरे, अच्छा मैं आपको ये एक बात बता दूं वापिस, अच्छा हुआ डेल क्रेडरे कमीशन के बारे में एक और चीज देख लेते। डेल क्रेडरे कमीशन नॉट पेड, ये हम किसके बुक्स में देख रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर के बुक्स में एंट्री देख रहे हैं। सो बेटा जी जब सेल होता है तो हमारी एंट्री होती है कंजाइनमेंट टू कंजाइनी। मान लेते हैं 1,20,000 1,20,000, अगर वो पैसा ना दे सो बेटा जी हम एंट्री कर देंगे कंजाइनी टू कंजाइनमेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10,000 रुपए नहीं आए तो बेटा जब डेल क्रेडरे नहीं दिया जाता है तो जो हमने सेल की एंट्री की उसको रिवर्स कर देना पड़ेगा क्योंकि वो पैसा अभी हमें भेज ही नहीं सकता। बट जब डेल क्रेडरे इज पेड, डेल क्रेडरे इज पेड, तो माय एंट्री विल बी, सेल्स की बता रहा हूं सिर्फ, कंजाइनमेंट टू कंजाइनी। आई विल राइट डाउन द फिगर 1,20,000 1,20,000 और इधर आ जाएगा नो एंट्री क्योंकि बेटा जी डेल क्रेडरे इज पेड। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा जी यहां पर डेल क्रेडरे दिया है क्या? उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि 5% कमीशन है और एक क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज, सो दैट मींस डेल क्रेडरे कमीशन इज नॉट पेड। सो बेटा जी हम क्या कर देंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे। सर सेल्स की एंट्री रिवर्स है? हाँ रिवर्स, बराबर है रिवर्स। अरे बाप रे, इतना पागलपन क्यों कर रहा है आनंद भाई साहब? सही है बता रहे हो तुम। एंट्री कंजाइनी, कंजाइनी से पैसा आना है टू कंजाइनमेंट, सेल्स की एंट्री गलत बता दी भाई साहब। कंजाइनी को डेबिट बैलेंस आएगा और इधर एंट्री आएगी कंजाइनमेंट टू कंजाइनी, बात बिल्कुल सही है। और इधर एंट्री आ जाएगी कंजाइनी टू कंजाइनमेंट। नलायक को चेक कर रहा था तुमको आता है कि नहीं आता है गधेड़े बच्चों, राइट? आई वाज जस्ट चेकिंग। मुझे बताओ इस केस में हम एंट्री रिवर्स करेंगे कि नहीं करेंगे? जल्दी से मुझे बताओ, मैं तो चेक कर रहा था तुमको आता है कि नहीं आता। You are required to prepare consignment account, goods sent on consignment account, inventories on consignment account, and Saho's account, the books of Rosie and Company, assuming that nothing has been recovered from the insurer due to the defect in policies. Saho settled his account immediately. So राजा बेटा जी अब आपको ये अकाउंट बनाना है, क्या आप मुझे बनाकर दिखा सकते हो क्या? जल्दी से मुझे बताओ। चलो एक काम करो, आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कर बता दो आप, ठीक है? मैं आपके लिए फिर ये ओपन करूंगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज कर दो। तो मुझे जल्दी से बताओ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कर बता दो और सभी लोग मुझे आंसर भेजेंगे। मैं थोड़ी देर के बाद में शुरू करूंगा अपना, क्या बोलते हैं उसको, क्या मतलब इमेज, इमेज भेज पाओगे आप मुझे? मीडिया ऑन करूंगा, हाँ ठीक है। तो मैं आपको उसके लिए कितना समय दे दूं यार, इसमें और एक ऐड कर दो, ऐड न्यू टाइमर। 2 मिनट दे रहा हूं भाई। तो मुझे सॉल्व कर दिखा दो, 2 मिनट तुम्हारा शुरू हो चुका है, राइट? ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। मुझे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चाहिए, बी क्विक बी फास्ट।
नेहा जो काम किए बोला है ना पहले वो कर बेटा, के बाद में क्वेश्चन पूछो तुम। ये कर कर दिखा दे फिर मैं कर दूंगा तेरा। अरे ये टाइमर हो गया, मैं मीडिया ऑन कर रहा हूं, देखते कितने बच्चे भेज पाएंगे। सर 2 मिनट इतना कम कौन देता है, बस मैं ऐसा ही हूं आदमी बेटा। देखते हैं कि कितने बच्चे कर पाते हैं। फोटो निकाल ली होगी तो भेजो जल्दी से, 2 मिनट का टाइमर समाप्त हुआ। मीडिया ऑन किया मैंने, भेजो। ऋतिक गुप्ता जी ने आंसर भेजा है, देखते हैं सही है क्या। ये आंसर आया मुनाफ भाई का। राजीव जी ने भी आंसर भेजा है। इस बार सिर्फ बॉयज ही आ गया, गर्ल्स का है भाई। अंशुल ने आंसर भेजा है। मनीष ठाकुर जी ने आंसर भेजा है। नवीना ने आंसर भेजा है। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से। दिनकर ने पुराना आंसर भेज दिया है कमीना आदमी। जल्दी से आंसर भेजिए और चेक करते हैं कि क्या आपका आंसर सही है क्या नहीं है। 17,750 वाला आंसर सही है क्या नहीं चेक कर लेते। तो पाजी आपका आंसर 17,750, ये बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड। और अगर मैं किसी एक बच्चे का आंसर देखना चाहूं इधर, तो ये ऋतिक तिवारी जी का आंसर देखते हैं। ऋतिक तिवारी जी फोटो तो सही भेज दिया करो यार, दिक्कत होती है मुझे, गरीब आदमी का कम से कम इतना तो ख्याल रख लो यार। हाँ तकलीफ होती है। अरे कहां गया वो, अच्छा ये सुहानी जी का आंसर देखिए। ठीक है, ये रहा आंसर सुहानी जी का। सही है क्या छोरी? 17,750 मुझे देखकर बताइए क्या ये आंसर सही है क्या। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000 यूनिट, फिर उसके अंदर जोड़ दिया एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, फिर राजा बेटा जी लॉस बाय फायर 100, 16,150 लेस हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, फिर कस्टम्स ड्यूटी आएगा 14,400, और राजा बेटा जी उसके बाद में आपका वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आ गया 17,750। तो बेटा जी अब मैं आपको पूछता हूं कि लॉस बाय फायर का क्या करना है, मुझे एक बार बता दीजिए। लॉस बाय फायर का क्या करना है मुझे बता दीजिए। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द लॉस बाय फायर, ये डायरेक्टली इसका ट्रीटमेंट बता दीजिए। अरे बाप रे इतने सारे आ गए। राइट, सो एक आंसर देखते हैं बेटा जी। पहला वाला देख लेते हैं, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सो 1000 इंटू 150 ये डेबिट में जाएगा, 1000 इंटू 150 डेबिट में जाएगा। फिर दूसरा 10,000 इंश्योरेंस, ये भी फ्रेट डेबिट में जाएगा और इंश्योरेंस भी डेबिट में जाएगा। प्लीज देख लीजिए। तो बेटा जी 1,50,000 डेबिट में गया और 10,000 और 1,500 भी डेबिट में गया, 11,500। फिर मेरे रसगुल्ले बच्चों हुआ क्या, 100 टॉयज वर टोटली डैमेज्ड इन द ट्रांजिट, और डैमेज का वैल्यू तुम मुझे बता रहे हो, लॉस बाय फायर नहीं डैमेज्ड इन ट्रांजिट 16,150 है। सो 16,150 ये कंसाइनमेंट के क्रेडिट में जाना चाहिए और कोई भी क्लेम नहीं है। सो एबनॉर्मल लॉस 16,150 आप देख पा रहे हो, ये क्रेडिट साइड में ये रहा। एग्रीड, लेट्स गो ऑन। उनका क्या बोलना है, साहो टुक द डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज एंड पेड 14,400 एज कस्टम्स ड्यूटी। तो ये कहां जाएगा, ये डेबिट में जाएगा टू साहो अकाउंट, और वहां पर हम लिखेंगे कस्टम्स 14,400। सो और 50,000 का एडवांस का एंट्री क्या आएगा बेटा जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू साहो। तो इन दोनों का इफेक्ट साहो अकाउंट में जाएगा। पहले 14,400 ये साहो के क्रेडिट में आएगा और 50,000 उसके डेबिट में आएगा। सो प्लीज चेक कर लो, ये साहो अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया 50,000 और ये 50,000 क्रेडिट में आएगा, और जितना भी खर्चा किया है वो भी कहां जाएगा राजा बेटा जी, इट विल बी ऑन द क्रेडिट हैंड साइड। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। आगे क्या हुआ, उसने फिर 800 टॉयज 220 में बेचा, तो इंटू 220, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा 1,76,000 और साहो के डेबिट साइड में, और गोडाउन रेंट वगैरह ये सब चीजें भी क्रेडिट में आ जाएगी 2,000। बेटा जी साहो वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5%। तो बेटा जी सेल कितना हुआ, 1,76,000 इंटू 5%, 8,800 अगर आप देखेंगे तो कमीशन आ रहा है, राइट। और बेटा जी बैड डेट्स कितना आएगा, तो एक टॉय भाई साहब ने कितने में बेचा है, 220 में बेचा है, तो 5 इंटू 220 ये रिवर्स हो जाएगा, 1100 की एंट्री रिवर्स होगी। तो राजा बेटा जी कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा बैड डेट्स 1100,
राइट टू साहो अकाउंट में, और साहो क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट और लॉस 22,100 आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये आया। इजी है सर ये क्वेश्चन, अरे इजी ये क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, ये तुम्हारी मेहनत है कि तुम कर पा रहे हो। और प्लीज खुद के बारे में अच्छा सोचा करो कि जब तुम कोई चीज कर लेते हो ना तो हमारे बारे में एक खास बात होती है, अगर हमें कोई चीज आ जाती है तो वो ईजी है, जो चीज नहीं आती तो वो बाकी लोगों को आएगी, मुझे नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ये चीज अब आप एग्जाम का क्वेश्चन देख चुके हो यार 10 मार्क का, राइट? तुम 10 मार्क का जो क्वेश्चन देख चुके थे उसके अंदर भी आपको वो, अगर इंश्योरेंस क्लेम वाला जो हमने एक एग्जाम्पल देखा था उसके अलावा तो उसमें और कोई बात थी नहीं। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा अपनी इज्जत बढ़ाओ, अपनी आंखों में थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो। मुझे पता है तुम्हारी बेइज्जती बहुत लोग करते हैं, बट थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ाओ। और साला मैं ऐसा हूं ना नालायक, दिन भर तुमको डांटते रहता हूं, बट जब मैं अगर बोल रहा हूं ना, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं, तो प्लीज उसको तहे दिल से लीजिए बेटा जी, और खुद के बारे में अच्छा सोचिए। तो आशा करता हूं कि हम फिर मिलेंगे हंसते हंसते यूं ही चलते चलते, राइट?